प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में के निर्माण में किन किन कारकों का योगदान रहा। भारतीय संविधान के निर्माण में दो प्रकार के सोर्सेज रहे हैं, सेमिनल सोर्सेज और डेवलपिंग सोर्सेज, यानी जन्म संबंधी सोर्सेज और विकासवादी सोर्सेज। तो आज के लेक्चर में हम जन्म संबंधी स्रोतों पर प्रकाश डालेंगे कि भारतीय संविधान के जन्म संबंधी सोर्सेज कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान के जन्म संबंधी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के जन्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत का संविधान विदेशी संविधानों की नकल नहीं है। बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग, कि भारतीय संविधान उधार ली गई वस्तुओं का थैला है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके, चिंतन मनन करके, वाद विवाद करके संविधान का निर्माण किया है। भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक कारकों का योगदान है, अनेक विदेशी संविधानों का योगदान है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों की हूबहू नकल नहीं की, बल्कि संविधान निर्माताओं ने हमारे देश काल की परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, देश की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्थाएं विदेशी संविधानों की हमारे देश के अनुकूल थी, उन्हीं को संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के जन्म संबंधी सोर्सेज 1950 से पूर्व जितने भी आर्टिकल थे, जितने भी एक्ट पारित किए गए, जितने भी भारत के लोगों के द्वारा संविधान से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, संकल्प पारित किए गए, या विदेशी संविधानों से जो हमने व्यवस्थाएं ग्रहण की, या संविधान सभा के द्वारा जो कुछ चिंतन किया गया, वाद विवाद किया गया, वो सारी चीज़ें भारतीय संविधान के जन्म संबंधी सोर्सेज में आती हैं। यानी 1950 से पहले जो कारक रही हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया है, वो भारतीय संविधान के जन्म संबंधी सोर्सेज हैं। भारतीय संविधान के जन्म संबंधी सोर्सेज में सबसे पहला जो फैक्टर है वो 1928 की नेहरू रिपोर्ट है। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था। इस सर्वदलीय बैठक में भारत को एक संघीय राज्य बनाने का संकल्प किया गया। इस सर्वदलीय बैठक में भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की जगह संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाने पर बल दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया गया। नेहरू रिपोर्ट में सर्वदलीय बैठक ने द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की। इस रिपोर्ट में देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पर भी बल दिया। तो भारतीय संविधान के जन्म संबंधी सोर्सेज में पहला और एक प्रमुख जो योगदान है वो 1928 की नेहरू रिपोर्ट का है, जब पंडित मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक करके देश के भावी संविधान के बारे में विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन किया, संकल्प किया। भारतीय संविधान के निर्माण में
दूसरा महत्वपूर्ण कारक है भारतीय शासन अधिनियम, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। आर हार्डग्रेव ने इस संबंध में कहा है कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ज्यों के त्यों या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वर्तमान संविधान में डाले गए। यानी 1935 का ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक तरह से वर्तमान समय का लघु भारतीय संविधान है। 1935 के ब्रिटिश भारत अधिनियम में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। ये व्यवस्था वर्तमान संविधान में ली गई है। 1935 के एक्ट में संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई है और भारत के वर्तमान संविधान में भी संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई है। 1935 के ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में शक्तिशाली केंद्र की वकालत की गई है और वर्तमान संविधान में भी भारत में राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है और राज्य सरकारों का कानून उस सीमा तक रद्द माना जाता है जिस सीमा तक वे केंद्र सरकार के कानून का अवरोध करते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था भी 1935 के एक्ट से प्रेरित है। 1935 के एक्ट में भी द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था थी और वर्तमान संविधान में भी लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है जिसमें अनुच्छेद 356 की व्यवस्था की गई है कि संपूर्ण देश की सुरक्षा व्यवस्था को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है, बाह्य आक्रमण होता है, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत संकट काल की घोषणा कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुच्छेद 10 में दी गई थी, जिसको थोड़े से परिवर्तन के साथ यों का तो भारतीय संविधान में डाला गया। अनुच्छेद 356 जिससे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था वर्तमान संविधान में की गई है, वो 1935 के ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के आर्टिकल 92 की ही नकल है। इसी तरह से आर्टिकल 251 वर्तमान संविधान का है, जिसमें अगर केंद्र और राज्य के कानूनों में कहीं भी अवरोध होता है तो केंद्र का कानून जो है वो प्रभावशाली माना जाता है। यह 1935 के ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आर्टिकल 107 की ही नकल है। तो इस प्रकार से भारतीय शासन अधिनियम ने भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान के जन्म में तीसरे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य बनाने की वकालत की गई। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी संविधान के लिए देश की समस्त शक्तियों या सरकार का जो स्रोत है वो जनता को माना गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भावी संविधान के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई। देश के सभी लोगों को नए संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव में विश्व शांति के लिए एवं मानव कल्याण के लिए प्रयास करने पर बल दिया गया कि भारत के भावी संविधान में हम भारतीय विदेश नीति का इस तरह से निर्माण करेंगे
कि पूरे विश्व में शांति कायम हो, पूरी मानवता का कल्याण जो है पूरी तरह से सुनिश्चित हो। 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ 1948 के प्रारूप संविधान का भी भारतीय संविधान के जन्म एवं निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान सभा में पेश किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां अंकित की। संविधान सभा में प्रारूप संविधान पर कुल 7,635 संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए। इन 7,635 संशोधनों में से 2,473 संशोधनों पर गहन विचार विमर्श हुआ, गहन वाद विवाद हुआ। तो एक प्रकार से भारत का जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रारूप संविधान है, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां दी गई है, वो वर्तमान संविधान का ही एक जन्म संबंधी सोर्सेज है। भारतीय संविधान के जन्म में एवं इसके निर्माण में विभिन्न प्रकार की संविधान सभा की समितियों का भी योगदान रहा है। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को अलग अलग कमेटियों के माध्यम से कार्य विभाजन किया गया। इन समितियों में संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति इत्यादि के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया गया। तो एक प्रकार से संविधान के निर्माण में प्रारूप संविधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी संविधानों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि भारतीय संविधान जो है बैग ऑफ बोरोइंग है, उधार ली गई वस्तुओं का थैला है। लेकिन वास्तव में भारत का संविधान उधार ली गई वस्तुओं का थैला नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान भारत की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार विदेशी संविधानों से विभिन्न व्यवस्थाएं ग्रहण करके निर्माण किया गया। विदेशी संविधानों में सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत में इंग्लैंड के संविधान का है, क्योंकि लगभग 250-300 वर्षों तक इंग्लैंड ने भारत पर रूल किया और भारत को राजनीतिक संस्कृति इंग्लैंड से ही विरासत में मिली। इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं उधार ली गई, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड की देन है। जिस तरह से इंग्लैंड में वहाँ की रानी नामात्र की कार्यपालिका है, वहाँ का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, उसी तरह से भारत में भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। यानी इंग्लैंड में भी वहाँ का मंत्रिमंडल वहाँ के प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी है, न कि हाउस ऑफ लॉर्ड के प्रति। इसी तरह से भारत में भारत का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। जिस तरह से इंग्लैंड में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि सदन है, उसी तरह से भारत में जो निम्न सदन है जिसे हम लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। इंग्लैंड में उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी तरह भारत में उच्च सदन राज्यसभा है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड से हमने जो है कानून का शासन व्यवस्था ग्रहण की है।
मूल रूप से अल्बर्ट डाइसी का दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ। तो इसका जो है हमने पूरी तरह से अनुकरण किया है। भारत में भी कानून के शासन की व्यवस्था की गई है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति पूरी तरह से समान है, चाहे व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा क्यों न हो। ये व्यवस्था हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। भारतीय संविधान में हमने अमेरिकन संविधान से भी काफ़ी व्यवस्थाएं ग्रहण की हैं। अमेरिकन संविधान में प्रस्तावना दी गई है कि वी द पीपल ऑफ यूएसए, और हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में डाला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। ये शब्द जो है हम भारत के लोग अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना की नकल है। अमेरिकन संविधान से दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था मौलिक अधिकारों का है। भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं जो अमेरिकन संविधान बिल ऑफ राइट्स से मिलते जुलते हैं। अमेरिकन संविधान से तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के कार्य स्थिति। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, ये सारी व्यवस्थाएं हमने अमेरिकन संविधान से ग्रहण की है। जिसके साथ ही अमेरिकन संविधान से हमने उपराष्ट्रपति के कार्य एवं स्थिति, जिस तरह से अमेरिका में उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं, जो स्थिति है, उसी तरह की व्यवस्था जो है मिलती जुलती भारतीय संविधान में अंकित की गई है। अमेरिकन संविधान के बाद हमारे देश में किसी अन्य देश के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है तो वो है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत किए। ये सिद्धांत जो है राज्य के सरकार के नाम एक प्रकार के निर्देश हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक नीतियों का उल्लेख किया गया है। ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। निर्वाचक मंडल जो है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसी तरह से एक अन्य व्यवस्था कि भारत की राज्यसभा में कुछ सदस्यों को जो समाज, साहित्य, कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। आयरलैंड के संविधान के बाद हमारे संविधान में किसी अन्य विदेशी संविधान का जो प्रभाव में दिखाई देता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान का दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने पहली जो व्यवस्था है वो समवर्ती सूची की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है कि समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कानून निर्माण कर सकती हैं। ये व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन संविधान से हमने न्यायाधीशों के लिए जो कदाचार या अयोग्यता सिद्ध हो चुका है उसको पद से हटाने की जो व्यवस्था है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बाद अगर हमारे संविधान में किसी अन्य संविधान का महत्व है तो वो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने काफ़ी व्यवस्थाएं ग्रहण की है। जिस तरह से संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, 3 प्रकार का संविधान में संशोधन है। एक बहुत ही सरल पार्ट है, दूसरा रिजिड पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है अति रिजिड है, अति कठोर है। तो भारतीय संविधान में 2/3 मेजोरिटी के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहण की है।
इसके अतिरिक्त भारत के उच्च सदन, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यवार प्रदेश के हर प्रदेश में अलग अलग अपनी अपनी विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। इसके साथ हमने जो है जापान के संविधान से भी काफ़ी व्यवस्थाएं ग्रहण की है। जैसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो कानून में दिया है वही मान्य होगा। ये व्यवस्था हमने जो है जापान के संविधान से ग्रहण की है। जापान के संविधान के साथ साथ हमने जर्मनी के संविधान से भी काफ़ी व्यवस्थाएं ग्रहण की हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन शक्तियों की घोषणा करना, और संकटकालीन घोषणा के साथ साथ जो है कुछ मौलिक अधिकारों को अभी निलंबन करना की जो व्यवस्था है वो हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण की। ये व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान में दी गई, और वाइमर संविधान जो 1919 का है उसके अनुच्छेद जो है 48 में ये व्यवस्था की गई है। तो जर्मनी के संविधान से हमने संकटकालीन घोषणा के बारे में जो भारतीय संविधान में व्यवस्थाएं हैं मौलिक अधिकारों के भंग करने की, वो व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण की है। तो जर्मनी के संविधान से हमने जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं ग्रहण की है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि भारत का संविधान जो है बैग ऑफ बोरोइंग है। बैग ऑफ बोरोइंग नहीं है, उधार ली गई वस्तुओं का थैला नहीं है, बल्कि हमने अपने देश काल की परिस्थितियों के अनुसार उन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ग्रहण किया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कि भारतीय संविधान के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहा, या भारतीय संविधान के जन्म संबंधी सोर्सेज क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहा, ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।